आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में मिली बड़ी कामयाबी। कोरोना का देसी कोवैक्सीन टीका है 81% मुअस्सिर। तीसरे मरहले के ट्रायल के इब्तदाई नतीजों से हुई वजाहत। 8 महीने से भी कम वक्फे में तैयार की गई है ये वैक्सीन। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के आर अस्पताल में लगवाया कोविड-19 का टीका। रियासतों के गवर्नरों, वुज़राए आला समेत दुनिया खेल और सिनेमा की हस्तियों ने भी टीकाकारी मुहिम में लिया हिस्सा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज करेंगे बांग्लादेश का दौरा। अपने दौरे में बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का लेंगे जायज़ा। वज़ीर ख़ारजा अपने बांग्लादेशी हम मनसब और वज़ीर आज़म शेख हसीना से भी करेंगे मुलाकात। बैनुल-अक़वामी खबरों में म्यांमार में हिफाजती दस्तों की गोलीबारी में 38 अफराद हलाक। गुज़िश्ता महीने तख्ता पलट के बाद से ही मुल्क भर में मुसलसल जारी हैं एहतजाजी मुजाहरे। खेलों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा शुरू। जीत या ड्रॉ से टीम इंडिया को मिलेगा आलमी चैंपियनशिप में के फाइनल का टिकट और शिकस्त से ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा फायदा। और 6 बार की आलमी चैंपियन मैरी कॉम ने बॉक्सिंग बैनुल-अक़वामी मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचकर तमगे की बनी हकदार। तकरीबन 1 साल बाद रिंग में उतरी मैरी कॉम ने इटली की जिरोडाना सोरिंतियो को दी मात। सेमीफाइनल में अमेरिका की वर्जीनिया फुश से होगा मुकाबला। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी। आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। मुल्क में वैक्सीन लगाने की कार्रवाई तेज़ी तर होती जा रही है, वहीं तेज तर होती जा रही है। वहीं मुल्क में तैयार वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने तीसरे मरहले के डाटा का ऐलान कर दिया है। तीसरे मरहले की रिपोर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन 81% मुअस्सिर है। 28,000 अफराद पर किए गए तजुर्बे में इसे 81% तक मुअस्सिर पाया गया है। वहीं भारत के जरिए वबा के दौरान दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी को महफूज रखना और इतनी बड़ी आबादी तक तमाम चीज़ों को सही तरीके से पहुंचा देने में एक मिसाल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इंग्लैंड को भारत से ऑस्ट्रेजेनिका कोविड वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें मिलेंगी। इसके वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि उनके मुल्क से ऑस्ट्रेजेनिका कोविड टीके की 10 करोड़ खुराक का मुतालबा किया गया है, जिसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1 करोड़ टीकों की सप्लाई कर रहा है। बांग्लादेश और ब्राज़ील जैसे कम और औसत आमदनी वाले मुल्क सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए तैयार कोविशील्ड वैक्सीन पर मुनहसिर हैं, लेकिन मगरबी ममालिक में भी इस वैक्सीन के मुतालबे में इजाफा हो रहा है। कोरोना इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए मरकज़ी हुकूमत मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ है। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा मरहला मुल्क भर में तेज़ रफ्तारी से जारी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल दिल्ली के फौजी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कौशाम्बी के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली डोज ली। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने शिलोंग में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कल संखाली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना वैक्सीन ली। वैक्सीन लेने के बाद गोवा के वजीर आला ने कहा कि गोवा के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है और 14 निजी अस्पतालों में 250 रुपए की शरह से वैक्सीन लगाई जाएगी। मेरा सबसे आह्वान रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जो अबाउट 60 और कोमॉर्बिड कंडीशन है उन्होंने वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ में यानी गोवा अभी तक तो यानी कोरोना कंट्रोल में है, फिर भी
मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। केरल के वजीर आला पी विजयन ने तिरुवनंत में वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवाया। और मशहूर क्रिकेटर कपिल देव ने भी दिल्ली के ओखला इलाके में वाक़ स्कॉट्स फोर्टिस अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। मशहूर सरोद नवाज उस्ताद अमजद अली खान ने भी दिल्ली के ओखला इलाके में वाक़ स्कॉट्स फोर्टिस अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज बांग्लादेश के दौरे पर रवाना होंगे। जयशंकर का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब इसी माह के आखिर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का इम्कान है। वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक जयशंकर बांग्लादेश के अपने हममनसब डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन की दावत पर सरकारी दौरे पर जा रहे हैं। वजारत ने कहा है कि अपने दौरे के दौरान जयशंकर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। वजारत के मुताबिक इस दौरे के दौरान जयशंकर को दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायज़ा लेने का मौका मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा का बांग्लादेश दौरा 17 दिसंबर 2020 को दोनों ममालिक के दरमियान डिजिटल ज़राए से वज़ीर आज़म की सतह की बातचीत के बाद हो रहा है। बीजेपी की मरकज़ी इंतखाबी कमेटी ने आज शाम मीटिंग तलब की है। मीटिंग में 5 रियासतों में आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी अपनी पहली फहरिस्त जारी करने पर गौर व खौस करेगी। ख़ासतौर से मगरबी बंगाल और आसाम असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को मंजूरी दी जा सकती है। और नाजरीन, इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, आज जो ख़ास करके ये मीटिंग होने वाली है, इसमें क्या कुछ अहम होगा पांचों राज्य, पांचों रियासतों के, पांचों स्टेट के, अगर असेंबली इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो? देखिए, हम जानते हैं कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के ऐलान हुए हैं, ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश होगी आज की बैठक में कि ज़्यादातर उम्मीदवारों के नामों पर विचार आज और कल मिलाकर कर लिया जाए। चूंकि ये बैठक 2 दिन होनी है, यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज भी होगी और कल भी इसके होने की संभावना है। और ये इसलिए किया गया है चूंकि 7 मार्च से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड कोलकाता में बीजेपी के महाचुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसके बाद तमाम पार्टी नेताओं के पास उतना समय नहीं होगा, चुनाव प्रचार में वो व्यस्त हो जाएंगे। लिहाजा 2 दिन लगातार बैठक रखी गई केंद्रीय चुनाव समिति की और राज्यों से जो प्रस्ताव आया है उस पर विचार किया जाएगा। कल पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें मोटे तौर पर तकरीबन 50 से ज़्यादा नामों पर एक सहमति जताई गई और आज भी वो बैठक 11 बजे होनी है। पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप के तमाम नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, मुकुल राय, इन सब के एक मीटिंग होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले और उसमें एक जो पैनल तैयार किया जाएगा उसे आज केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी तब उस पैनल के उस सूची को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि असम को लेकर भी मंथनों का जोर बीजेपी में जारी है और ऐसे में आज की जो बैठक होनी है और कल भी जो बैठक आगे जारी रहने की बात कही जा रही है, उसमें असम की भी पहली सूची पर विचार किया सकता है और उसको भी मंजूरी दी जा सकती है। तो आप ये मान सकते हैं कि कल या फिर परसों बीजेपी जो सूची जारी करेगी उसमें पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम के भी उम्मीदवारों का नाम होगा। कम से कम पहली सूची जारी कर दी जाएगी और इस लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि बीजेपी नेताओं को पता है कि रविवार से वो एक महाचुनावी अभियान में लगने वाले हैं तमाम राज्यों में, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और असम को लेकर। तो ऐसे में सभी पार्टी नेताओं के पास उतना समय नहीं है, लिहाजा 2 दिन की एक मैराथन बैठक रखी गई है बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में आज शाम 7 बजे, जिसमें पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ख़ास करके मगरबी बंगाल और आसाम पर जो है अभी उसकी पहली फहरिस्त जारी की जा सकती है। मगरबी बंगाल की अगर बात की जाए तो मगरबी बंगाल पर बीजेपी का ख़ास फोकस है, बहुत ज़्यादा हमने देखा है रैलियां पहले से ही हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं। तो किन चीज़ों को जहन में रखकर वहाँ के उम्मीदवारों का चुनाव किया जा सकता है? तो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि
विनेबिलिटी यानी जीतने की क्षमता जिस उम्मीदवार में सबसे ज़्यादा होगी और जो पार्टी कैडर के साथ समन्वय लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा, इन सबको देखते हुए उम्मीदवारों के नाम का चयन पश्चिम बंगाल को लेकर किया जाएगा। हम जानते हैं कि तमाम जनाधार वाले नेता वो टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो ऐसे तमाम नेताओं के नामों पर भी विचार होगा और उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है। तो ये एक तरह से देखें तो दरअसल सीटवार बीजेपी की जो रणनीति है कि दमदार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए जो टीएमसी के उम्मीदवारों को हरा सके और उन्हें कड़ी टक्कर दे सके। तो ऐसे में बीजेपी की रणनीति बहुत स्पष्ट है कि सभी 294 सीटों पर ताकतवर उम्मीदवारों के साथ पार्टी चुनाव मैदान में जाए। तो ये देखने को मिल सकता है कि पिछले 1-2 वर्षों में टीएमसी छोड़कर जो तमाम नेता बीजेपी में आए हैं उन्हें भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी मौका दे सकती है, बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार सकती है। अभी हाल ही में आपने बंगाल का दौरा भी किया है, हमने देखी आपकी कई रिपोर्ट भी देखी है, तो बंगाल में इस मर्तबा खास करके बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, आपको वहां किस तरह का माहौल नजर आया? तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में जो तमाम रैलियां हुई, परिवर्तन यात्राएं हुई, हम जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम केंद्रीय नेताओं के दौरे वहां पर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग कई कार्यक्रमों में पिछले 1 महीने में उन्होंने भी हिस्सा लिया है। तो ऐसे में दरअसल जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाला है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली करने की बात परेड ग्राउंड में 7 मार्च को बीजेपी कर रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रैली को संबोधित करने वाले हैं और परिवर्तन यात्राओं की एक समाप्ति के तौर पर उस रैली को देखा जा रहा है, जो 5 चरणों की अलग अलग परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में निकाली गई है। तो बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें तो तमाम नेताओं ने जो तृणमूल का दामन छोड़ा है और बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो उनकी रैलियों और परिवर्तन यात्राओं में जो भीड़ आ रही है, रोड शो में जो भीड़ आ रही है, उससे निश्चित तौर पर बीजेपी की एक उत्साह बढ़ता है। लेकिन बीजेपी को भी ये लगता है कि चुनौती पश्चिम बंगाल की बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में किसी भी विधानसभा चुनाव को हालांकि बीजेपी हल्के में नहीं लेती, ऐसे में पश्चिम बंगाल में हर मोर्चे पर मेहनत करने की जरूरत है, यानी 100% से भी ज्यादा देने की जरूरत है ममता बनर्जी सरकार को वहां से हटाने के लिए और ममता बनर्जी के खिलाफ जो चुनावी अभियान है उसे और तेज करने के लिए। तो लिहाजा बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। जहां पर तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, निश्चित तौर पर वो थोड़े से दबाव में जरूर है, क्योंकि इसके कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और ऐसे नेताओं ने जो दरअसल ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते रहे, जनाधार जिनका बहुत मजबूत माना जाता रहा, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता हो या फिर तमाम ऐसे नेता हम जानते हैं कि परसों ही जितेंद्र तिवारी ने जो बीजेपी में शामिल हुए, टीएमसी के एमएलए रहे, महापौर रहे। तो ऐसे में इस तरह के नेताओं का पार्टी का दामन छोड़ना और ठीक चुनाव के पहले तो उससे मनोबल पर तो असर पड़ता ही है पार्टी कार्यकर्ताओं के। तो टीएमसी दबाव में जरूर है। यही वजह है कि आप उम्मीदवारों के नाम को देखें तो टीएमसी बहुत पहले ऐलान कर देती थी, लेकिन फिलहाल जो है थोड़ी सी देरी जरूर हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत ही अहम मालूमात हमें दी और ख़ास करके मरकज़ी इंतखाबी कमेटी ने जो आज शाम मीटिंग तलब की है उस सिलसिले में भी आपने जानकारी दी कि किन अहम इश्यूज़ पर आज चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है और साथ ही पहली फहरिस्त जो है वो जारी हो सकती है उम्मीदवारों की। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात से अन क़ब्ल शशिकला ने बड़ा ऐलान किया है। शशिकला ने सियासत से सुबुकदोश होने का ऐलान कर दिया है। सियासत से अलग होने के ऐलान के बाद शशिकला ने कहा है कि उन्होंने कभी इख्तिदार या ओहदा नहीं चाहा। शशिकला ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में डीएमके को हराने के लिए एआईडीएमके के कारकुनों को मुत्तहिद रहने को कहा। शशिकला ने कहा कि अम्मा के कैडरों को डीएमके को हराने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। मैं सियासत से दूर रहना चाहती हूं, लेकिन दुआ करती हूं कि अम्मा जैसी हुकूमत बने। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के मौके पर भारत आज चाबहार डे मनाएगा। ये तकरीब वर्चुअल तरीके से मुनाकिद की जाएगी। इसमें अफगानिस्तान, आर्मीनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान के वज़रा शरीक होंगे और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर वज़रा की सतह के इफ्तिताई इजलास से खिताब करेंगे, जबकि पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज़ के वज़ीर मनसुख मांडविया कलीदी खुतबा पेश करेंगे। इस इजलास के बाद 2 वेबिनार सेशन का भी इनेकाद होगा, जिनमें बंदरगाहों के ढांचाजाती तरक्की, मौक़े और तिजारत के फ़रोग़ और इलाक़ाई राब्ते के मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया जाएगा।
आसाम हुकूमत ने रियासत में तमाम स्कूलों को पहले दर्जे से 9वें दर्जे तक के तलबा को अगली जमात में तरक्की देने का हुक्म दिया है। कोरोना दौर में महीनों तक स्कूल बंद रहने की वजह से ये फैसला किया गया है। इसके अलावा अगला तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला भी किया गया है। दरअसल आसाम समेत मुल्क भर में कोरोना वायरस वबा की वजह से कई माह तक स्कूल बंद रहे। तालीमी साल में ज़्यादातर बच्चों की ऑनलाइन क्लास हुई। नवंबर में आसाम में स्कूलों को जुफ्त और ताक के एतबार से खोला गया था। इससे पहले दिल्ली, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु की हुकूमतें इस तरह का फैसला कर चुकी हैं। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम तमाम इलाकों को एक ख़त लिखकर वाज़ेह किया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवायद के हिस्सा 3 के तहत इख्तियारात मरकज़ी वजारत इत्तलात और नशरियात के ज़ेर इंतज़ाम है। ख़त में यह भी जिक्र किया गया है कि ये इख्तियारात रियासती हुकूमतों या ज़िला मजिस्ट्रेटों या पुलिस कमिश्नरों को नहीं दिए गए हैं। ख़त में कहा गया कि इस जानकारी को रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तमाम मुतालिका अफराद के इल्म में लाया जाए। इस ख़त के ज़रिए से हिस्सा 3 के तहत ज़ाब्तों के इल्तिज़ामात को फिर से वाज़ेह किया गया है, जो डिजिटल न्यूज़ और मौजूदा मसाइल से मुतालिक नाशिरों और ऑनलाइन नाशिरों से मुतालिक हैं। ये ज़ाब्ते ऐसे ज़ाब्ते अखलाक फराहम कराते हैं जिस पर डिजिटल न्यूज़ नाशिरों और OTT मवाद के नाशिरों को करना है। क्या एक स्ट्रीट लैंप से आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चार्ज हो सकती है? जी हां, आपने सही सुना, ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। मैजेंटा नाम के एक स्टार्टअप ने HPCL के ताउन से चार्ज ग्रिड फ्लेयर नाम से एक मुनफरिद व्हीकल्स चार्जर पेश किया है। राजधानी दिल्ली में इस मुनफरिद चार्जर की पहली झलक देखने को मिली। आइए देखते हैं अपने नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मोबाइल चार्जिंग जैसा आसान हो सकता है? और इसका जवाब हमें देंगे इस जगह पे HPCL का एक लाइटिंग पोल है जहां पे नया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का बनाया गया है, पोर्ट बनाया गया है। क्या इसकी खासियत है, क्या इसमें नई तकनीक यूज की है, बात करेंगे हम। सबसे पहले HPCL के रमेश बाग से। सर, सबसे पहले हमें बताइए, ये जो नया पोर्ट बनाया गया है, स्ट्रीट लैंप एक तरह से यूज किया गया है, उसको चार्जिंग पोर्ट में तब्दील किया गया है, कितना ये एक तरह से मील का पत्थर साबित हो सकता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रीट लैंप है। हमारा इस पेट्रोल पंप में हमने इसको लगाया है और इसी स्ट्रीट लैंप के अंदर ही इसका पोल में ही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाया गया है। अब इससे क्या फ़ायदा हो गया है कि आप स्पेस बचा सकते हैं। कोई इलेक्ट्रिक चार्जर लगाने के लिए जो स्पेस का रिक्वायरमेंट होता था वो बचा सकते हैं। आप इसको अपना ऑफिस का पार्किंग में, घर का पार्किंग में, रास्ता में जा रहे हैं, कोई होटल या ढाबा का पार्किंग में, कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं, जिससे कि जो कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे उनके लिए सहूलियत और बढ़ जाएगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस स्टार्टअप, ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, इसको जो स्टार्टअप ने तैयार किया है, मिस्टर त्रिपाठी, उनके चीफ टेक्निकल ऑफिसर। सर, ये जो टेक्नोलॉजी है, एक तो पहले बताइए ये कितना अलग है दूसरी टेक्नोलॉजी से और क्या क्या इसकी खूबी है? सबसे पहले तो अगर आप पूरा चार्जर का देखेंगे तो आपका पूरा ये ऐप बेस पूरा मोनेटाइजेशन होता है इस पूरे चार्जर पे। एंड दूसरा, आपको जब आप गाड़ी कनेक्ट कर देते हैं तो आप इसको डायरेक्टली, कोई बटन नहीं है इसमें, आप उसमें देखेंगे कोई भी बटन आपको दिख नहीं रहा। थ्रू मोबाइल ऐप आप पूरा का पूरा ऑपरेट करते हैं। इसके बाद आप ऐसा नहीं है कि आप चार्जिंग गाड़ी खड़ी करके फिर आप कहीं जाएंगे नहीं। डेफिनेटली आप इधर उधर मूव करेंगे। आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन ऐप पे आपके आता रहेगा कि आपका गाड़ी कितने % चार्ज हो चुका है, कितना उसमें चार्जिंग पेंडिंग है। एंड देन वंस इट विल कंप्लीट दैट, आप अपनी गाड़ी को मूव कर सकते हैं आके। आपको ये भी बताएगा कि आपकी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है। एवरीथिंग ऑन योर ऐप, फिंगर 4 क्लिक में आप पूरा अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। इसका पेटेंट आप लोगों ने किया है? जो चार्जर का पेटेंट है हमारे पास में ऐप का, क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया गया है, तो इफ़ रिक्वायर्ड दैट वी कैन डू दैट, बट एज ऑफ नाउ ओपन टेक्नोलॉजीज हैं एंड हमने उन लोगों ने उसमें पूरा इन हाउस डेवलप किया है, जो कि हमारे कस्टमर्स और बाकी लोगों को हेल्प करेगा इसको अपनी गाड़ी चार्ज करने के लिए। आप लोगों ने स्टार्टअप को मतलब पहले उनको सपोर्ट भी किया है, तो अब लगता है कि ऐसे जो स्टार्टअप है इनको जो गवर्नमेंट ओन जो कंपनीज हैं उनको आगे आके सपोर्ट करना और ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। जरूर जरूर, खास करके जो न्यू टेक कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन का बहुत ज़रूरत है और HPCL उस सब में आगे अग्रसित है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे HPCL के रमेश बाग जो बता रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है न्यू टेक्नोलॉजी को आगे लाना, खास तौर से जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, उसकी चार्जिंग की बात हो रही है। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए अब बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं। म्यांमार में फौज के जरिए तख्ता पलट के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहरे के दौरान सलामती दस्तों के साथ तसादुम में 38 मुजाहिरीन की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। यंगून और मांडलू समेत दीगर शहरों में सलामती दस्तों ने मुजाहरा कर रहे अफराद पर फायरिंग की। इससे कबल गुज़िश्ता इतवार को सलामती दस्तों ने 18 मुजाहिरीन को हलाक कर दिया था। इसी दरमियान आसियान ममालिक के 10 वज़राए ख़ारजा की वर्चुअल मीटिंग में कोई नतीजा सामने नहीं आया। आसियान ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने म्यांमार की फ़ौज से माजूल रहनुमा आंग सान सूची को रिहा करने और तनाज़ा को पुरअमन तरीके से हल करने की अपील की थी। आसियान के 4 रुकनी ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन और सिंगापुर ने आंग सान सूची समेत सियासी रहनुमाओं को आज़ाद करने की अपील की थी। कोविड-19 ने पूरी दुनिया पर अपना कहर ढाया है। अब तक 11,57,31,000 से ज़्यादा लोग इस वबा की जद में आ चुके हैं। खुशी की बात यह है कि 9,14,40,000 से ज़्यादा लोगों ने इस खतरनाक वबा को शिकस्त भी दी है। दूसरी जानिब पूरी दुनिया में 25,70,000 से ज़्यादा लोगों की ये वबा जान ले चुकी है। कोविड-19 वबा से अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां अब तक 2,94,47,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और आखिरी मुकाबला आज से अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ख्याल रहे कि भारत ने सीरीज के तीसरे मुकाबले को 10 विकेट से अपने नाम कर लिया था और टीम 2-1 से सबकत बनाए हुए है। टीम इंडिया के लिए आखिरी टेस्ट बेहद अहम है। टीम को किसी भी तरह मैच जीतना होगा। उधर इंग्लैंड की टीम भले ही टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई हो, लेकिन टीम के पास मैच जीतकर सीरीज को ड्रॉ कराने और भारत का खेल खराब करने का मौका होगा। गुज़िश्ता साल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद पहली बार रिंग में उतरी 6 बार की आलमी चैंपियन MC मैरी कॉम स्टेम के कॉस्टिलानू में जारी बॉक्साम इंटरनेशनल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचकर तमगे की हकदार बन गई हैं। मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम वजन के जुमरे में इटली के जियोडार्ना सोरेंटिनो को मुनक़सिम फैसले पर शिकस्त दी। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला अमेरिका की वर्जीनिया फुश से होगा। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की जो पहली सुर्खी है, मुल्क भर में टीकाकारी अब 24 घंटे। कोविन पोर्टल पर 50 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। प्राइवेट अस्पताल में भी इसमें आगे आए हैं और साथ ही एक तस्वीर शाये की गई है जिसमें सदर जमहूरिया को कोरोना वैक्सीन लेते हुए दिखाया गया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की पहले पेज की ही दूसरी सुर्खी है, खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के लिए खुद एतमादी ज़रूरी है। तालीम के शोबे में बजट के इस्तेमाल पर वेबिनार में वज़ीर आज़म का नौजवानों से खिताब। वज़ीर आज़म ने साथ ही ये भी कहा कि नौजवानों को अपनी तालीम, अपने इल्म और अपने हुनर पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा रखना चाहिए। रोजनामा इनकलाब की अगर अहम खबरों की बात करें तो रोजनामा इनकलाब की जो है अहम खबरें जो है आलमी सफ़े की अहम खबरों की हम दिखाते हैं आपको। हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी है। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने ये हुक्म दिया है और साथ ही कहा है कि हज और उम्रा के लिए एक वैक्सीनेशन कमेटी भी बनाई जाएगी। और दूसरी खबर जो हम आपको दिखाते हैं वो है अमेरिका ने पाबंदियों के खात्मे के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि एटमी मुआहदे पर हरगिज़ दोबारा मुज़ाकरात नहीं होंगे मगर पहले अमेरिका पाबंदियाँ ख़त्म करे। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम खबरों की बात करें तो जो अहम सुर्खी है वो निशांक ने कोट द्वार दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। मरकजी वजीर तालीम और साथ ही उनके साथ तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने के हमरा जो है कोट द्वार दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके लिए उन्होंने मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा किया है। दूसरी खबर इसी अखबार की अगर दिखाएं हम आपको तो वो है वैक्सीन के असर की बात की। अखबार ने वैक्सीन का असर 81% पाया गया। इंडिया बायोटेक ने वैक्सीन के तीसरे मरहले के नताइज का ऐलान किया है जिसमें उसके 81% मुअस्सिर होने की बात कही गई है।
तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब डालते हैं मौसम का क्या है आज का मिजाज। और नाज़रीन, आइए अब आपको हम लिए चलते हैं दुबई, जहां के पैराग्लाइडर्स और होरा क्यू लॉरेंस के ज़रिए की गई कलाबाजी सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। यहां बड़ी तादाद में लोग कलाबाजी देखने के लिए पहुंचे। आप इस फन से महजूज़ हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।